नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, बोले हर हाल में जारी रहेगा आंदोलन। पढ़िए और क्या क्या कहा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शरद पवार का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए किया जा रहा दुरुपयोग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने की खारिज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, बोले हर हाल में जारी रहेगा आंदोलन। पढ़िए और क्या क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि किसानों का धरना प्रदर्शन फिलहाल खत्म नहीं होगा, उसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। जब तक सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा नहीं कर देती है तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन। उनके इस आंदोलन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर किसान नेता वहीं जमा है। राकेश टिकैत ने यहाँ मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रखी है, वो उस पर भी अड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान बीते 10 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 10 माह से धरना स्थल के आसपास के गांव और अन्य दुकानदारों का बहुत नुकसान हो चुका है। नगर निगम को सीमाओं पर जिन टोल बूथों से पैसे मिलने थे वो भी बंद पड़े हैं। इन टोल बूथों से अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। और धरना स्थलों के आसपास रहने वाले भी प्रदर्शनकारी किसानों से धरना खत्म करने के लिए मीटिंग कर चुके हैं। कुछ जगहों पर दोनों पक्षों में झड़प भी हो चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट ने भी कह दिया कि कृषि कानूनों पर रोक है, फिर किसान किस मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इससे पहले नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल भी कोर्ट में केस फाइल करके यहाँ बैठे किसानों की वजह से हो रहे नुकसान और जाम के मुद्दे को उठा चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट में ये कहते हुए केस फाइल किया था कि उनको नोएडा से दिल्ली जाने में जहाँ पहले 30 मिनट लग रहे थे, वहीं अब NH9 पर बैठे किसानों की वजह से उनको वो ही दूरी तय करने में 2 घंटे लग जाते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी और जगह धरना दे, ऐसे सड़क को जाम करना किसी भी तरह से सही नहीं है। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली की सड़कों और लाल किले पर क्या किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया में किसानों के उस कृत्य की आलोचना हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए किया जा रहा दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र कुछ संस्थानों जैसे सीबीआई, आयकर, ईडी, एनसीबी का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। एनसीपी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। यह दिखाई दे रहा है कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी का कहीं पता नहीं चल रहा है। परमबीर सिंह अब क्यों गायब हो गए हैं? अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा मारा गया है। सीबीआई की यह रिकॉर्ड 5 बार छापेमारी है। बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अनिल देशमुख के ऊपर पुलिस से वसूली कराने का आरोप लगाया था। आरोपों के चलते अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परमबीर सिंह के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है और वे कहाँ हैं इस बारे में भी पता नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कई दिनों से लापता चल रहे परमबीर सिंह के घर पर मुंबई पुलिस ने नोटिस भी चस्पा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने की खारिज। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है। बताया जा रहा है कि अब आशीष मिश्र के वकील जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। एसआईटी आशीष मिश्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हिंसक झड़प में 4 किसान, एक पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्र इस मामले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वो आशीष मिश्र ही चला रहे थे। इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। बुधवार को उनकी रिमांड का दूसरा दिन था।
इस बीच आशीष का परिवार और उनके वकील जमानत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब वकील जिला जज की अदालत में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, पहले दी थी सुधारने की धमकी, फिर किसानों को कुचला, अजय मिश्रा पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर में भाजपा नेताओं के काफिले की कार से किसानों के कुचलने और फिर हिंसा भड़कने का मामला अब राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद निकले राहुल गांधी ने कहा कि हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सही से जांच होने के लिए यह जरूरी है कि अजय मिश्रा को पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों की ओर से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पिछले दिनों पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने राष्ट्रपति को बताया है कि पीड़ित परिवार 2 चीजें चाहते हैं। पहली बात यह है कि वे न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये हत्याएं की हैं, उसे सजा मिले। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्याएं की हैं, उसके पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, इसलिए जब तक वो मिनिस्टर हैं, तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। हमने यह बात देश के राष्ट्रपति को बताई और हमने कहा कि यह सिर्फ पीड़ित परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने, नहीं आए मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि त्रिकालदर्शी सोसाइटी द्वारा बुधवार को गोहाना में आयोजित राज्य स्तरीय भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव और गुरु खाक शाह ब्रह्मचारी के जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं पहुंचे। पुलिस और प्रदर्शनकारी समारोह स्थल के सामने कई बार आमने सामने हुए। कार्यक्रम खत्म होने तक प्रदर्शनकारी समारोह स्थल के निकट धरने पर बैठे रहे। प्रशासन द्वारा चौक देवीलाल स्टेडियम में हेलीपैड बनाया था, जिसके दोनों गेटों के आगे ट्रैक्टर अड़ा दिए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शिवपाल और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद की शिवपाल यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का इटावा, मैनपुरी, संभल बेल्ट में कुछ प्रभाव है, जहां यादवों की अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल रालोद से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, को कांग्रेस ने जाट बहुल इलाकों में काम करने के लिए उतारा है। हालांकि इस मुद्दे पर हर कोई चुप्पी साधे हुए है और सूत्रों का कहना है कि रालोद समाजवादी पार्टी सपा के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद को शिवपाल सिंह यादव के साथ सामाजिक परिवर्तन यात्रा में देखा गया था। शिवपाल के साथ आचार्य प्रमोद बैठे नजर आए थे। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले नेता का अभिनंदन भी किया था। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वारा के प्रयासों के बाद कांग्रेस राज्य में उभर कर आए है और छोटे दलों के साथ गठबंधन करना एक बुरा विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, उन्हें आधिकारिक तौर पर नहीं पता कि गठबंधन के लिए बातचीत हो रही थी या नहीं। रालोद के साथ गठजोड़ से कांग्रेस को जाट बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये इलाके किसानों के आंदोलन का केंद्र हैं। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन में सबसे आगे रहने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और उन्होंने मंगलवार को 3 अक्टूबर को तिकुनिया गांव में एक एसयूवी द्वारा कुचले गए किसानों को अरदास में भी पहुंची थी। एक दिन पहले प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग के समर्थन में लखनऊ में मौन व्रत का नेतृत्व किया था, जिनके बेटे पर अपनी एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के वोटों पर जनता इस बार चलाएगी बुलडोजर, बुंदेलखंड में गरजे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के विभिन्न जिलों में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को वो हमीरपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिसका बेटा लखीमपुर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है जो वर्तमान शासन में सबसे ज्यादा खुश हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर उनकी सरकार में दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की धनराशि 3 गुनी कर दी जाएगी। यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को 2 चीजें पसंद हैं, एक बुल और दूसरा बुलडोजर।
पिछली बार बुलडोजर की कमान इनके हाथों में दे दी गई थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग वो अपने हाथ में रखेगी और बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। समझा जाता है कि बुल से यादव का मतलब उन आवारा पशुओं से था जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बुलडोजर से उनका मतलब प्रदेश सरकार की ओर से अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से था। केंद्रीय मंत्री को तुरंत हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों से हो जांच। लखीमपुर खीरी की लड़ाई पहुंची राष्ट्रपति भवन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उसके बाद भड़की हिंसा मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में तथ्यों से जुड़ा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा है और मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए दखल देने की अपील की है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की गई है। प्रियंका गांधी ने बताया कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने आज ही सरकार से मामले पर चर्चा करने का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में सारी जानकारी दी। हमारी 2 मांगे हैं, मौजूदा जजों से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। मामले में न्याय तभी संभव होगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बावजूद मामले में केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं हो सकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यशपाल आर्य के बाद कौन? हरक सिंह रावत के बयान से खलबली, बीजेपी कर रही डैमेज कंट्रोल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने के बाद इस तरह की अटकलें तेज हैं कि अब और कौन सा भाजपा नेता कांग्रेस का दामन थाम सकता है। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान ने खलबली पैदा कर दी है, जहां यशपाल आर्य का प्रभाव कुमाऊं अंचल की करीब 20 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। वहीं हरक सिंह रावत ने खुद यह दावा करने वाला बयान दे दिया है कि उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में है। कम से कम 30 सीटों पर अपने प्रभाव का दावा करने वाले हरक सिंह रावत के बयान के बाद अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की बातें भी कह रही है। उत्तराखंड में दलबदल की राजनीति से एक विचित्र माहौल बन रहा है। विरोधी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने की कवायद के बीच जहां पार्टियों के भीतर उथल पुथल मची हुई है, वहीं पहले दलबदल कर चुके नेता एक बार फिर पलटी मारने का दबाव बनाने की सियासत में जुट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हरक सिंह रावत का ताज़ा बयान इस संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। हरक सिंह रावत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कम से कम 30 सीटों को वो प्रभावित करते रहे हैं। रावत ने कहा, पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटों पर मैं प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में तहसीलें मैंने बनवाई हैं। बागेश्वर को जिला मैंने बनवाया। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में अपने प्रभाव के दावा करने वाले इस बयान के बाद रावत को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राह्मण नेता को अपना चेहरा बना सकती है कांग्रेस, राजीव शुक्ला सहित कई नेताओं पर नजरें। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में कांग्रेस अपने सीएम पद के चेहरे के तौर पर ब्राह्मण नेता पर दांव लगा सकती है। इस लिहाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और भाजपा में बड़े पद पर रहे एक नेता के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है, इसलिए चेहरा देने में वो पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद से पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में है। खासकर कानून व्यवस्था, उत्पीड़न और किसानों के मुद्दों पर या तो लगातार आंदोलन कर रही है या चल रहे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका में है। सार्वजनिक मंच से पार्टी भले ही सर्व समाज की बात करती हो, पर उसके नेता स्वीकार करते हैं कि अपना आधार वोट बनाने की पुख्ता रणनीति भी बनाई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का तंज, जेब में नारियल लेकर चलते हैं शिवराज, जहां मौका मिलता है फोड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होने लगा है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा में चुनावी सभा की और भाजपा नेताओं पर प्रहार किए। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज करते हुए कहा, शिवराज जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है फोड़ देते हैं। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन एनवक पर वे पीछे हट गए और चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की। चर्चा हुई कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह के कारण यादव ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह करीब 20 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं। वे मप्र की अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान विधायक रह चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वालियर में महाराज के खास मंत्री के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, मीटिंग छोड़ भागे आए।
जोड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास मंत्री तुलसी सिलावट को ग्वालियर में विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका विरोध हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किया है। साथ ही हिंदू जागरण मंच के लोगों ने नारेबाजी भी की है। हिंदू जागरण मंच के लोग गांधी रोड स्थित सर्किट हाउस पर मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान तुलसी सिलावट मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हिंदू जागरण मंच के विरोध की खबर मिलते ही मंत्री तुलसी सिलावट सर्किट हाउस में चल रही समीक्षा बैठक को छोड़कर मिलने चले आए। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों के साथ उनकी बहस भी हुई। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए मंत्री सिलावट उन्हें सर्किट हाउस के कमरे में अपने साथ लेकर पहुंचे और उनकी समस्या को एकांत में सुना। इसके बाद हिंदू जागरण मंच की नाराजगी दूर हुई। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सिलावट ने कहा कि यह सब उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें नाराजगी जाहिर करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में उनकी तरफ से जो ज्ञापन देकर बात कही है उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। साथ ही उनकी गिनती ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोगों में होती है। वो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, बीजेपी के भीतर क्यों मचा घमासान, जाने बूथ अध्यक्षों ने पार्टी की मंशा पर क्यों उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में मारे गए 4 लोग स्थानीय किसान थे। एक पत्रकार की मौत हुई थी, जबकि 3 अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता थे जिनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक्शन का रिएक्शन बताया था, लेकिन बीजेपी की लखीमपुर इकाई ही अपने संगठन पर सवाल खड़ा कर यह पूछ रही है कि आखिर जिन कार्यकर्ताओं की हत्या की गई उनके बारे में बीजेपी कब सोचेगी, उनके गुनहगारों की सजा कब मिलेगी और इस घटना के दौरान मौजूद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तमाम ऐसे सवाल है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कई बूथ अध्यक्षों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर के बाद से हुए बवाल के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। बीजेपी की सरकार में यह पहली बार हो रहा है कि सरकार रहते ही कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए और फिर आरोपी अभी तक खुले घूम रहे हों। ये कैसे संभव है? बीजेपी के नेताओं को भी इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। उल्टे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की यह नसीहत दी नेता इसलिए नहीं बने हैं कि लोगों को फॉर्च्यूनर से कुचलते रहें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान उनके ही कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है। लोग अब मुखर होकर अपनी आवाज उठाने लगे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती बने कन्हैया, लालू नहीं चाहते आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार को भी जगह दी है। उधर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। ऐसे में अब यह निश्चित है कि कन्हैया और तेजस्वी आमने सामने आएंगे। यह बिहार के दोनों युवा नेताओं की अग्नि परीक्षा होगी। कन्हैया के चुनाव प्रचार से भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी तो आरजेडी भी मुश्किल में पड़ेगा। इसका असर तेजस्वी पर भी पड़ेगा। इससे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परेशान होना तय है। कांग्रेस ने मंगलवार को बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें कन्हैया कुमार शामिल हैं। इस सूची में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार व पूर्व सांसद व बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं। सूची में तारिक अनवर, भक्तचरण दास, मदन मोहन झा, अजित शर्मा, निखिल कुमार, अखिलेश सिंह, डा, अनिल शर्मा आदि बड़े नाम भी हैं। हालांकि सबसे अधिक चर्चा कन्हैया कुमार की है। बताया जाता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी भी सूरत में कन्हैया व तेजस्वी का आमना सामना नहीं चाहते। वे कन्हैया को तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं। वे बिहार में ऐसे किसी दूसरे युवा नेता को उभरते देखना नहीं चाहते जहाँ तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। इसी कारण बीते लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सहयोगी दल रहने के बावजूद तब बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने तनवीर हसन को खड़ा कर दिया था। आरजेडी व सीपीआई की इस लड़ाई का लाभ बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह को मिला। आगे आरजेडी के दबाव में ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कन्हैया को महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार आने से रोका गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में कन्हैया कुमार का सहारा ले सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आगामी नगर निगम चुनावों में दिल्ली कांग्रेस युवा नेता कन्हैया कुमार का सहारा ले सकती है। कन्हैया कुमार दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ कन्हैया की मुलाकात ऐसे ही संकेत दे रही है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 बैठकें हुई। पहली बैठक में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए और जेएनयू छात्र संघ से सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली की राजनीति पर भी खासी चर्चा हुई। इसके थोड़ी देर बाद ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की निगम चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा सहित प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायकों, जिलाध्यक्ष, फ्रंटल सेल, जिला पर्यवेक्षकों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इन बैठकों में सभी से राय मशविरा किया गया। सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय अध्यक्ष के समक्ष रखी। अब इन विचारों को संकलित कर उन्हें रणनीति का रूप दिया जाएगा। हालांकि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 20 अक्टूबर से दिल्ली कांग्रेस निगम चुनावों को लेकर मैदान में कूद पड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र वार्ड वाइज में रैलियां निकाली जाएंगी। लोगों को जोड़ने के लिए बूथ लेवल पर बैठकें होंगी। रैलियों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। इससे पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है।